नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे सामने जो स्रोत हैं वो भारत के शायद सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी रक्षा प्रोजेक्ट में से एक की कहानी कहते हैं। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA। बिल्कुल। और इन दस्तावेजों में सिर्फ एक लड़ाकू विमान का खाका नहीं है। असल में ये भविष्य की लड़ाइयों, जियोपॉलिटिक्स और भारत की जो तकनीकी छलांग है उसकी पूरी दास्तान है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों की मदद से समझें कि AMCA सिर्फ एक और हवाई जहाज क्यों नहीं है, ये इतना ज़रूरी क्यों है और वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे कागज़ पर ही सही दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों की लीग में खड़ा करती है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की उड़ान की कहानी है। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। नाम से तो लगता है कि ये एक आधुनिक मध्यम वजन का लड़ाकू विमान है, लेकिन इसकी असली पहचान क्या है? देखिए, इसकी असली पहचान है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर। इसे DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मतलब ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल मिलकर बना रहे हैं। भारतीय वायुसेना के लिए? हाँ, भारतीय वायुसेना के लिए। और इसका काम होगा हमारे जो पुराने और भरोसेमंद मिराज 2000 है, अपग्रेडेड MiG-29 है और जगुआर, उन विमानों को धीरे धीरे रिटायर करना और उनकी जगह लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। हमारे पास पहले से ही राफेल जैसा बेहद काबिल 4.5 पीढ़ी का विमान है, सुखोई 30 MKI हैं और हमारा अपना तेजस भी लगातार बेहतर हो रहा है। तो फिर एक बिल्कुल नए, इतने महंगे और जटिल विमान की जरूरत क्यों आन पड़ी? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हवाई युद्ध के बदलते चेहरे में छिपा है। देखिए, आज की लड़ाई सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि किसका विमान ज्यादा तेज उड़ता है या ज्यादा फुर्तीला है। आज की लड़ाई फर्स्ट लुक फर्स्ट किल के सिद्धांत पर लड़ी जाती है। मतलब दुश्मन को देखो, उसे मार गिराओ, इससे पहले कि उसे पता भी चले कि तुम वहां हो। बिल्कुल। और ये करने के लिए आपको रडार से अदृश्य होना पड़ता है, और यहीं पर 5वीं पीढ़ी के विमान आते हैं। अच्छा। आप चीन को देखिए, उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर पहले से ही, वो भी बड़ी संख्या में ऑपरेशनल है और हमारे बॉर्डर्स पर तैनात भी रहता है। हाँ, और अमेरिका के पास तो F-22 और F-35 दशकों से हैं। इस मुकाबले में भारत के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। AMCA इसी रणनीतिक खाई को पाटने की कोशिश है। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये 5वीं पीढ़ी शब्द हम बहुत सुनते हैं, F-35 J-20, लेकिन ये सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है या इसके कुछ ठोस तकनीकी पैमाने होते हैं? AMCA किन पैमानों पर खरा उतरता है? नहीं, इसके कुछ बहुत ही ठोस और मुश्किल पैमाने हैं, और सबसे पहला और सबसे जरूरी है स्टेल्थ, मतलब रडार की पकड़ में न आना। AMCA को इसी एक सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है। तो ये अदृश्य होने वाला चोगा काम कैसे करता है? मतलब आप इतने बड़े धातु के हवाई जहाज को रडार से छिपाते कैसे हैं? इसके कई तरीके हैं और AMCA में इन सब का इस्तेमाल किया गया है। पहला तो है विमान का आकार, उसका डिजाइन। आप देखेंगे कि ये बहुत कोणीय है, सपाट सतहों वाला, और इसके किनारे वो आरी के दांतों जैसे हैं। हाँ। इसका मकसद ये है कि जब दुश्मन की रडार तरंगे इससे टकराएं तो वो सीधी वापस सोर्स की तरफ ना लौटें, वो किसी और दिशा में बिखर जाएं। रडार को सिग्नल वापस मिलेगा ही नहीं, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि वहां कुछ है। दिलचस्प है। और अंदरूनी तौर पर भी कुछ खास होता होगा? हाँ, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है इंजन के जो आगे कंप्रेसर ब्लेड्स लगे होते हैं, वो पंखे, वो रडार सिग्नल के लिए एक आईने की तरह काम करते हैं। अच्छा। अगर दुश्मन का रडार इन्हें देख ले तो विमान तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इससे बचने के लिए AMCA में S आकार के एयर इनटेक हैं। S आकार के? हाँ, सोचिए, जैसे आप एक घुमावदार पाइप के एक सिरे से झांककर दूसरे सिरे को नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही रडार की किरणें इन S आकार के रास्तों में घूमकर खो जाती हैं और इंजन के पंखों तक पहुंच ही नहीं पाती। और शायद सबसे बड़ा बदलाव है हथियारों को रखने का तरीका। बिल्कुल। पुराने विमानों में मिसाइलें और बम पंखों के नीचे लटके होते हैं, जो रडार पर बड़े बड़े सिग्नल पैदा करते हैं। AMCA में एक आंतरिक हथियार बे है, मतलब विमान के पेट में एक कंपार्टमेंट है जहां हथियार छिपे रहते हैं। तो जब हमला करना हो, बस तभी कुछ सेकंड के लिए दरवाजा खुलता है, मिसाइल लॉन्च होती है और दरवाजा वापस बंद। बाकी समय विमान बाहर से बिल्कुल चिकना रहता है। और इन सब के ऊपर वो खास पेंट भी तो है जिसके बारे में स्रोतों में बताया गया है। हाँ, उसे कहते हैं रडार एब्जॉर्बेंट मटीरियल या RAM।
ये एक खास किस्म का पेंट या परत है जो विमान पर चढ़ाई जाती है। यह रडार की तरंगों को वापस भेजने के बजाय सोख लेती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई काला कपड़ा गर्मी को सोखता है। इन सब तकनीकों को मिलाकर AMCA का रडार क्रॉस सेक्शन यानी RCS बहुत कम हो जाता है। कितना कम? क्या हमारे पास कोई अंदाजा है? उम्मीद है कि इसका RCS 0.001 वर्ग मीटर के आसपास होगा। अब सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है, पर इसका असली मतलब समझिए। एक बेहतरीन दुश्मन रडार के लिए भी AMCA स्क्रीन पर एक बड़े लड़ाकू विमान के जगह शायद एक छोटे पक्षी या क्रिकेट बॉल जितना दिखेगा, वो भी तब जब वो बहुत करीब आ चुका हो। ये पायलट को जंग का नतीजा तय करने वाली बढ़त देता है। ठीक है, तो स्टेल्थ सबसे बड़ा फीचर है, लेकिन 5वीं पीढ़ी का मतलब सिर्फ अदृश्य होना तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा बड़ा पैमाना है सुपर क्रूज। सुपर क्रूज इसका मतलब है बिना आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल किए ध्वनि की गति से तेज यानी सुपरसोनिक स्पीड पर लगातार उड़ते रहना। आफ्टरबर्नर, ये वही चीज है जिससे जेट इंजन के पीछे से आग की लंबी लपट निकलती है ना? हाँ, वही। वो इंजन में अतिरिक्त ईंधन झोंककर जबरदस्त थ्रस्ट पैदा करता है, लेकिन ये पानी की तरह ईंधन पीता है। ज्यादातर विमान कुछ मिनटों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। सुपर क्रूज की क्षमता का मतलब है कि AMCA MK2 मार्क 1.3 से ज्यादा की रफ्तार पर बिना ज्यादा ईंधन फूके घंटों तक उड़ सकता है। इससे ये दुश्मन के इलाके में तेजी से घुस सकता है, मिशन पूरा कर सकता है और तेजी से वापस आ सकता है, वो भी कम ईंधन में। और इन सब के अलावा इसमें AI और नेटवर्क कनेक्टिविटी की भी बात की गई है। मतलब ये एक स्मार्ट फाइटर भी है? ये सिर्फ एक फाइटर नहीं बल्कि एक उड़ने वाला सुपर कंप्यूटर है। इसे नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के लिए बनाया गया है। ये आसमान में मौजूद AWACS विमानों से, जमीन पर मौजूद कमांड सेंटरों से, सैटेलाइट और यहां तक कि ड्रोन से भी रियल टाइम में डेटा लेगा और देगा। एक टीम का हिस्सा बनकर लड़ेगा। अच्छा। इसके कॉकपिट में बटनों की जगह एक बहुत बड़ी पैनोरामिक टच स्क्रीन होगी और AI असिस्टेड सिस्टम पायलट को भारी दबाव में सही फैसले लेने में मदद करेगा। ये AI इतना स्मार्ट होगा कि विमान में आने वाली खराबी का भी पहले से अंदेशा दे देगा। स्रोतों में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि AMCA एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग वर्जन में आएगा, MK1 और MK2। इनमें क्या फर्क है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। MK1 जो पहले आएगा वो एक पूर्णतः 5वीं पीढ़ी का विमान होगा, लेकिन इसे जल्दी बनाने के लिए इसमें कुछ तैयार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जैसे अमेरिका का बना GF414 इंजन जो हमारे तेजस MK2 में भी लगेगा। एक मिनट, अगर हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं तो पहले ही वर्जन मतलब MK1 में अमेरिकी इंजन क्यों? क्या ये एक तरह का समझौता नहीं है? हम सीधे अपने इंजन के साथ शुरुआत क्यों नहीं कर सके? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, जेट इंजन बनाना खासकर एक स्टेल्थ फाइटर के लिए रॉकेट साइंस से भी ज्यादा मुश्किल काम है। इसमें महारत हासिल करने में दशकों लगते हैं। अच्छा। अगर हम अपने इंजन का इंतजार करते तो शायद प्रोजेक्ट 10-15 साल और लेट हो जाता। तो योजना ये है कि MK1 के साथ प्लेटफॉर्म को तैयार कर लिया जाए, उसकी उड़ान, स्टेल्थ और सिस्टम को परख लिया जाए, और जब तक ये सब होगा तब तक MK2 के लिए स्वदेशी इंजन तैयार कर लिया जाएगा। और ये MK2 क्या होगा? स्रोतों में इसे 5.5 पीढ़ी का कहा गया है। AMCA MK2 असली गेम चेंजर होगा। ये ज्यादा शक्तिशाली होगा, ज्यादा स्टेल्दी होगा और इसमें एक ज्यादा ताकतवर 110 किलोन्यूटन क्लास का स्वदेशी इंजन लगेगा। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी हो सकती है। थ्रस्ट वेक्टरिंग? हाँ, ये इंजन के नोजल को मोड़कर विमान को हवा में ऐसे करतब करने की क्षमता देगी जो फिजिक्स के नियमों को चुनौती देते लगे। ये उसे डॉग फाइट में अजय बना सकता है। आपने इंजन की बात की और यहीं पर इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर छिपा है। MK2 का इंजन, ये कैसे बनेगा? यही इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कसौटी है। भारत इसे अकेले नहीं बना रहा। योजना है कि फ्रांस की सफ्रॉन या अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जैसी किसी बड़ी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर इसे विकसित किया जाए। लेकिन यहां सौदा सिर्फ इंजन खरीदने का नहीं है। भारत की शर्त है टेक्नोलॉजी का पूर्ण हस्तांतरण, यानी फुल TOT। लेकिन ये फुल TOT कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल होगा। क्या विदेशी कंपनियां वाकई अपनी सबसे कीमती, दशकों की मेहनत से बनाई तकनीक हमें पूरी तरह सौंप देंगी? यही असली चुनौती है। कंपनियां अक्सर ब्लैक बॉक्स टेक्नोलॉजी देती हैं, मतलब आप हमारा बनाया पुर्जा इस्तेमाल कर सकते हैं पर उसे खोल कर देख या खुद बना नहीं सकते। भारत की शर्त है
कि हमें सिर्फ पुर्जे नहीं बल्कि उन्हें बनाने का विज्ञान, उनका डिजाइन, वो खास मटेरियल, सब कुछ चाहिए। तो इसके लिए तो बहुत जबरदस्त सौदेबाजी करनी होगी। बिल्कुल। इसके लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक और वित्तीय सौदेबाजी की जरूरत होगी। अगर ये सफल होता है तो ये भारत को उन 4-5 देशों के क्लब में शामिल कर देगा जो आधुनिक जेट इंजन बना सकते हैं। यह आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग होगी। तो अदृश्य रहना तो ठीक है, लेकिन एक लड़ाकू विमान का असली काम तो हमला करना है। और अगर उसे अदृश्य रहना है तो वो अपने हथियार बाहर पंखों पर तो लटका नहीं सकता। तो फिर ये लड़ता कैसे है? इसके पास क्या हथियार होंगे? इसका जवाब है 2 चेहरे। जब इसे स्टेल्थ मोड में रहना होता है तब ये अपने अंदरूनी बे में भारत में बनी अस्त्र सीरीज की MK1, MK2 और यहां तक कि भविष्य की MK3 मिसाइलें भी ले जा सकता है। अच्छा। साथ में स्मार्ट बॉम्ब और दुश्मन के रडार को तबाह करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी। और जब स्टेल्थ की जरूरत ना हो तब ये बीस्ट मोड में आने आता है। इसके पंखों के नीचे बाहरी हार्ड पॉइंट्स पर ब्रह्मोस, NG जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंटी शिप मिसाइलें और भारी बम लगाए जा सकते हैं। तब ये एक डीप स्ट्राइक बॉम्बर का काम कर सकता है। मतलब एक ही विमान कई भूमिकाएं निभा सकता है, जो इसे बहुत वर्सेटाइल बनाता है। एक विमान उतना ही अच्छा होता है जितनी अच्छी उसकी नजर होती है। इसकी आंखें और कान कैसे होंगे? इसकी आंखें होंगी भारत में बना उत्तम ESI MK2 रडार। इसमें 1200 से 1500 TR मॉड्यूल होंगे। अब ये मॉड्यूल एक तरह से रडार की हजारों छोटी छोटी आंखें हैं। जितनी ज्यादा आंखें उतनी ही साफ और दूर तक तस्वीर दिखती है। इसका मतलब है कि AMCA का पायलट दुश्मन के कई विमानों को, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, सैकड़ों किलोमीटर दूर से एक साथ ट्रैक कर सकता है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उन पर नजर रखी जा रही है। और क्या ये चुपचाप भी शिकार कर सकता है? हाँ, उसके ही इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक यानी IRST सिस्टम है। ये एक तरह का हाईटेक टेलीस्कोप है जो अपना कोई सिग्नल भेजे बिना दुश्मन के विमान को उसके इंजन से निकलने वाली गर्मी से ढूंढ निकालता है। अच्छा, तो ये पैसिव डिटेक्शन हुआ। बिल्कुल, ये चुपचाप घात लगाकर हमला करने के लिए एक जबरदस्त हथियार है। इसके अलावा इसका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट दुश्मन के रडार को जाम कर सकता है और आने वाली मिसाइलों से पायलट को बचा सकता है। तो इन सब क्षमताओं के साथ ये दुनिया के दूसरे 5वीं पीढ़ी के विमानों जैसे अमेरिकी F-35 या चीनी J-20 के सामने कहाँ खड़ा होता है? ये एक दिलचस्प तुलना है। अगर F-35 को देखें तो वो एक स्थापित, युद्ध में परखा हुआ विमान है। उसके पीछे अमेरिका का पूरा औद्योगिक तंत्र है। लेकिन AMCA की लागत उससे बहुत कम होने की उम्मीद है। कितनी कम? लगभग 65 से $75 मिलियन प्रति विमान। साथ ही AMC के डिजाइन को ज्यादा फुर्तीला बनाया गया है, जो उसे करीबी लड़ाई या डॉग फाइट में F-35 पर बढ़त दे सकता है। और चीन के J-20 के मुकाबले? स्रोतों के मुताबिक AMCA आकार में J-20 से छोटा है, जिससे यह ज्यादा स्टेल्दी हो सकता है। J-20 को एक लंबी दूरी के इंटरसेप्टर के तौर पर बनाया गया है। उसकी डॉग फाइट क्षमता को लेकर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं। वहीं रूस का Su-57, जिसे कई लोग पूरी तरह से 5वीं पीढ़ी का नहीं मानते, स्टेल्थ के मामले में AMCA से पीछे रहने की उम्मीद है। तो कागज पर AMCA इन सभी के सामने एक बहुत मजबूत दावेदार लगता है। ये सब सुनने में बहुत शानदार लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये हकीकत कब बनेगा? इसकी टाइमलाइन क्या है? डिजाइन का काम पूरा हो चुका है, जो एक बहुत बड़ी मंजिल है। अब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से फाइनल अप्रूवल का इंतजार है। उम्मीद है कि पहला प्रोटोटाइप 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा और पहली उड़ान 2028 में होगी। इसके बाद कई साल तक बहुत कड़े परीक्षण चलेंगे। और वायुसेना के बेड़े में ये कब शामिल होगा? अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 के आसपास शुरू हो सकता है और ज्यादा उन्नत MK2 संस्करण वो 2038 से 2040 के बीच आने की उम्मीद है। 2035? भारत में रक्षा परियोजनाओं की टाइमलाइन को लेकर हमारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए क्या ये कुछ ज्यादा ही आशावादी नहीं लगता? तेजस को ही बनने में दशकों लग गए। AMCA में ऐसा क्या अलग है कि ये समय पर पूरा हो जाएगा? ये स्केप्टिसिज्म बिल्कुल वाजिब है और चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जैसा हमने बात की, इंजन का विकास सबसे बड़ी बाधा है। इसके अलावा लगातार फंडिंग बनाए रखना, बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक पूरा औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करना और स्टेल्थ कोटिंग का रखरखाव, ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। स्टेल्थ कोटिंग का रखरखाव ये इतना मुश्किल क्यों है? ये कोटिंग बहुत नाजुक होती है। हर उड़ान के बाद इसकी बारीकी से जांच करनी पड़ती है। आप इसे किसी आम हैंगर में यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं।
इसके लिए खासतौर पर एयर कंडीशन धूल रहित हैंगर चाहिए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मिशन से वापस आकर इसे कपड़े से पोंछकर खड़ा कर दिया। ये तो विमान से ज्यादा किसी सुपर मॉडल की देखभाल करने जैसा लगता है। आप कह सकते हैं ये महंगा और जटिल काम है, लेकिन स्टेल्थ की कीमत यही है। पर अच्छी बात यह है कि तेजस कार्यक्रम से मिले दशकों के अनुभव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आज हमारे पास डिजिटल डिजाइन, सिमुलेशन और मॉड्यूलर मैन्युफैक्चरिंग जैसी तकनीकें हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए उम्मीद है कि एएमसी की यात्रा तेजस से तेज होगी। और भविष्य को देखें तो स्रोतों में कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक क्षमताओं का जिक्र है, जैसे लॉयल विंगमैन। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। और ये भविष्य की हकीकत है। योजना ये है कि एएमसी अकेला नहीं उड़ेगा, उसके साथ मानव रहित ड्रोन का एक झुंड उड़ेगा, जिन्हें लॉयल विंगमैन कहा जा रहा है। इन ड्रोन्स को एएमसी का पायलट ही कंट्रोल करेगा। अच्छा। वो इन्हें आगे भेजकर दुश्मन की जानकारी ले सकता है या उन्हें आत्मघाती हमले के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, जबकि उसका अपना महंगा विमान सुरक्षित दूरी पर रहता है। इसके अलावा उसमें लेजर जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगाने की भी गुंजाइश रखी गई है। तो अंत में अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें तो एएमसी भारत के लिए क्या मायने रखता है? ये सिर्फ एक विमान तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये भारत के स्वदेशी एरोस्पेस उद्योग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। ये लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी देशों पर हमारे निर्भरता को खत्म कर देगा, जिससे अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी। रणनीतिक रूप से यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुकाने में मदद करेगा, खासकर चीन के बढ़ते दबदबे के खिलाफ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एएमसीए अगले 30-40 सालों के लिए भारत की हवाई ताकत की रीढ़ बनेगा। तो आज हमने इन स्रोतों की मदद से देखा कि एएमसीए सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि तकनीक, रणनीति और आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसका स्टेल्थ डिजाइन, सुपर क्रूज क्षमता और एआई संचालित सिस्टम इसे भविष्य के हवाई युद्ध के लिए तैयार करते हैं। और हालांकि चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन इस परियोजना की सफलता भारत को दुनिया की उन चुनिंदा सैन्य और तकनीकी महाशक्तियों के क्लब में मजबूती से स्थापित कर देगी, जो अपने दम पर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान डिजाइन, विकसित और बना सकती हैं। स्रोत हमें इस विमान के तकनीकी और सामरिक लक्ष्यों के बारे में तो बताते हैं, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। इस पैमाने की एक जटिल परियोजना में महारत हासिल करना सिर्फ एक सैन्य शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक प्रमुख तकनीकी राष्ट्र के रूप में किसी देश की पहचान के लिए क्या मायने रखता है, इस पर विचार जरूर